इलेक्ट्रीशियन टीओ। ठीक, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की आज क्लास में आज हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग। ठीक है, हम लोग के पास 3 टाइप का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरा है प्लगिंग और तीसरा है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग का हम लोग को कब ज़रूरत पड़ता है, क्यों ज़रूरत पड़ता है और कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी जो डीसी मोटर है, हम लोग तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे आ जाते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है और कहाँ पर यूज करता है उसको देखते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या मतलब है इसको देखिए और समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ फील्ड वाइंडिंग, मैं इसको RF लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, दिस इज़ फील्ड वाइंडिंग। हमारे पास यहाँ पर एक मोटर है, ठीक है, और ये अपने पास है वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, अभी क्या है ये RA। ठीक है, ये एक अभी डीसी मोटर है, डीसी मोटर है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई आ रहा है। डीसी मोटर है, इसमें सप्लाई आ रहा है, इस फील्ड में भी क्या हो रहा है, सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये डीसी मोटर अभी रोटेट कर रहा है। अब हम लोग चाहते क्या हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो डीसी मोटर घूम रहा है, ये डीसी मोटर क्या हो, घूमना बंद कर दे, रोटेट करना बंद कर दे। तो हम लोग अचानक से इसकी सप्लाई को बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड में, हैवी एक्सेलरेशन में घूम रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जो तरकीब लगाते हैं, दैट इज़ ब्रेकिंग। ठीक है, अब इसमें जो ब्रेकिंग में जो टाइप है उसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इस ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रेकिंग में हम लोग इस जो डीसी मोटर है उसको हम लोग जनरेटर के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी जो डीसी मशीन है वो मोटर या जनरेटर दोनों में से किसी भी रूप में काम कर सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम ही देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि हम लोग इसको जनरेटर बनाएंगे। जब जनरेटर बनाएंगे तो ये जो सप्लाई थी वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन चेंज होने के लिए शर्त क्या होगी कि ये जो EA है उसको क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इस वाले वोल्टेज से। जब ये ज़्यादा होगा तभी तो इस साइड से सप्लाई इधर जाएगी। तो जब मोटर जो सप्लाई ले रहा था उसको हम लोग जनरेटर बना देते हैं और वो हमको सप्लाई देने लगता है, तो इस टाइप की ब्रेकिंग को बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसका बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, देखिए समझिए इसको, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रेन मूव कर रहा है। ठीक है, अभी ट्रेन में क्या करना है, अपने को ब्रेक लगाना है। तो ट्रेन में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन में ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन का जो चक्का घूम रहा था उसको रोकना है अपने को। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उसमें से जो सप्लाई उसको दे रहे थे, ठीक है, उससे ज़्यादा EMF इंड्यूस करते हैं इस मोटर पे। ठीक है, जब इसको जनरेटर बना देते हैं, इसमें EMF इंड्यूस होगा और वो EMF जब इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो उसी को सप्लाई देने लगेगा। तो जहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे थे वहाँ से हम लोग सप्लाई उसको देना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो इस टाइप का ब्रेकिंग कहलाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि EA को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन V होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करें, इसको मैं समझाता हूँ आपको। इसके लिए जो कंडीशंस है, ठीक है, कंडीशंस, पहला EA होना चाहिए ग्रेटर देन V और दूसरा IA
शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, इट्स सेफ वैल्यू लिमिट, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसकी फील्ड वाइंडिंग को कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जैसा था वैसा ही रहता है। यहाँ पर हम लोग ई के लिए जान रहे हैं, ई को हम लोग क्या करते हैं, ई को इंक्रीज़ करते हैं। कब तक इंक्रीज़ करते हैं, जब तक ई क्या हो जाए, ई ग्रेटर देन हो जाए वी। जब ई ग्रेटर देन वी हो जाता है तो जो मोटर है, मोटर ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है जनरेटर में, ठीक है। और जब ये जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करना चालू कर देता है, सप्लाई देना चालू कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मोटर की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। और जो हम इसका जो काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी देखो ये रोटेट कर रहा था, अभी ये इसको अब सप्लाई तो मिल नहीं रही है, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, सप्लाई नहीं दे पाएगा और धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और जब इसका स्पीड कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर हम लोग जो है मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा के इस मोटर को रोक लेंगे, ठीक है। तो ये नया टाइप का ब्रेकिंग है, इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो मोटर का काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करके फिर से सप्लाई को दे रहे हैं जहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे थे, तो हम लोग का जो बिजली है उसका भी बचत होता है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का सप्लाई है जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ब्रेकिंग होता है, उसको बोलते हैं प्लगिंग। प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग में ये करते हैं कि जो आर्मेचर है इसका पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज, एंड connected to supply with a series resistance, ठीक है। तो जब ये मोटर का जैसा काम कर रहा होगा, इधर ऐसा होगा प्लस माइनस, और ये वोल्टेज ऐसा होगा, ठीक है, इसके डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो अब क्या होता है कि ऐसे करके इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो जो वोल्टेज है, प्लगिंग वोल्टेज, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है V प्लस EA, ठीक है। और जो करंट होगा वो क्या होगा, करंट होगा वो, मान लीजिए हमने RSH लिखा है, तो हो जाएगा V प्लस EA अपॉन आर्मेचर का, तो ये करंट है, प्लस हो जाएगा ये RSHI, ठीक है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस करंट का वैल्यू जो है इसके सेफ लिमिट से ज़्यादा ना हो। अभी प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, मोटर से उसकी काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर से सप्लाई, इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको रोकने का कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें एक तो रेजिस्टेंस लगाए होते हैं और इसका वैल्यू को हम लोग क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो प्लगिंग में क्या है, प्लगिंग में बहुत फास्ट जो है अपने को मूवमेंट मिलता है और बहुत फास्ट जो है ये
रुक जाता है। बहुत फास्ट जो है ब्रेकिंग मिलता है अपने को, फास्ट ब्रेकिंग मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों यूज किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटर प्लस सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और जब ये रोटर घूमते घूमते स्टैंड स्टिल हो जाता है उस समय मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाते हैं और फिर इसको जीरो कर देते हैं और उसके बाद फिर इस सप्लाई को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये IRSS देखेंगे, धीरे धीरे जब हम लोग इसको कम करते जाते हैं तो ये जो करंट की वैल्यू क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। अब ये करंट की वैल्यू इतनी हाई होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, तो इसको कूल करना पड़ता है। तो इसको कूल करने के लिए हम लोग को कूलिंग फैंस भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है प्लगिंग। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमको बहुत सॉलिड ब्रेकिंग मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, फास्ट ब्रेकिंग मिलता है हमको, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या फ़ायदा होता था कि हम लोग उसका जो रोटर का मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर से वापस सप्लाई को दे देते थे, ठीक है। तो दूसरा हमने प्लगिंग देख लिया। तीसरा हम लोग आते हैं रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में, ठीक है। थर्ड इज रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में सीधे जो सप्लाई था उसको काट देते हैं और उसके जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो वेरिएबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज इज कट एंड अ रेजिस्टेंस इज एडेड इन आर्मेचर सर्किट, ठीक है। अभी क्या हमने इसको जो सप्लाई दे रहे थे, यहाँ पर पहले जब ये मोटर के जैसा काम कर रहा होगा तो यहाँ पर कोई सप्लाई होगा जो, ठीक है। इस सप्लाई को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। सप्लाई को कट कर देंगे तो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ था वो तो यहाँ पर रहेगा। अब इस पाथ को कंप्लीट होने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो होता क्या है, ये रेजिस्टेंस भी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/RS या R रियोस्टेट लिख देता हूँ मैं, RSS लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको भी कूल करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। कूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग फैंस लगाते हैं, ठीक है। इन तीनों ब्रेकिंग का उपयोग जो है, इन लोग का उपयोग अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, ट्रेन्स में किया जाता है, ठीक है। ट्रेन्स में क्या होता है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो ये व्हील रोटेट कर रहा है, यहाँ पास मोटर है, ठीक है। अभी क्या होगा, हमको इस ट्रेन को रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए रियोस्टेटिक ब्रेकिंग करते हैं, तो जो इस मोटर को, ट्रैक्शन मोटर को, ठीक है, ट्रैक्शन मोटर को जो सप्लाई दे रही थी उसको काट के क्या कर दिया, रियोस्टेट लगा दिया। तो अभी ये क्या होगा, ऐसा, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट जाएगी तो बहुत गर्म होगा, तो फिर उस रेजिस्टेंस को कूल किया जाता है कूलिंग फैन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पास अपने पास और सप्लाई है, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें जो ट्रैक्शन मोटर से जो रेजिस्टेंस लगा दिया हमने उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप का ब्रेकिंग हो गया, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लगिंग और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग एक पुराना तरीका था, फिर उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है प्लगिंग, और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो है
रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में फ़ायदा ये है कि हम लोग जो है ट्रेन को जब रोकना चाह रहे हैं या डीसी मोटर को जब रोकना चाह रहे हैं तो उससे भी हम लोग एनर्जी का जनरेशन कर रहे हैं और उस जनरेटेड एनर्जी को हम लोग वापस सप्लाई को दे दे रहे हैं। तो इस मामले में या ट्रेन्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहता है और बिजली जो हम लोग यूज कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बच जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि पैरेलल ऑपरेशन अपने को डीसी जनरेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कुछ फ़ायदे हैं इसमें, देखिए। सबसे पहले हम लोग अगर कोई पावर प्लांट लगाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग को कम सप्लाई चाहिए अपने पास, मान लीजिए अभी, ठीक है, एक छोटा सा सब स्टेशन बना रहे हैं, छोटा सा सब स्टेशन है, ठीक है, अभी अपने को यहाँ पर ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, मान लो 100 किलोवाट की ज़रूरत है, ठीक है। अभी मान लो जैसे जैसे हम लोग का लोग बढ़ेंगे, हम लोग का ये क्या होगा, 200 किलोवाट चाहिए होगा, फिर 300 किलोवाट चाहिए होगा। तो ये नए नए जो डिमांड अपना बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड, उन सब को अपन क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं विथ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि अपने पास कोई एक बड़ा जनरेटर है, पहला तो है सिंगल लार्ज जनरेटर इज हैवी एंड द प्राइस इज हाई, ठीक है। पहले तो हैवी भी होगा, बड़ा होगा और उसका प्राइस भी हाई होगा। दूसरा ये है कि अपने को रिलायबिलिटी मिलती है। तीसरा अपने को मेंटेनेंस आसान होता है, ठीक है। चौथा क्या है कि हाँ, चीप भी पड़ता है अपने को, ठीक है। जैसे एक डीसी जनरेटर से अपन लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, एक बड़ा डीसी जनरेटर है, ये एक बड़ा डीसी जनरेटर है और यहाँ पर मैं 2 छोटे छोटे डीसी जनरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा हो गया, इसको 1 नंबर नाम दे दिया। अभी एक दूसरा लगाएंगे, ये, और ये अपना है लोड। तो यहाँ वोल्टेज वोल्टमीटर लगा देता हूँ, इसमें तो क्या करूँगा, बैरोमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। तो बता देंगे, ठीक है, मीटर की भी जरूरत नहीं है, वोल्टमीटर ही लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये एक बड़ा सा मशीन लगा के रखे हैं, ये लोड को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ख़राब होता है तो पूरा लोड को जो सप्लाई मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 डीसी जनरेटर जो है पैरेलल में लगा के रखा हुआ हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए एक ख़राब हो जाता है तो भी मैं दूसरे से उसको सप्लाई दे पाऊँगा। अगर मेरे को इसका मेंटेनेंस करना है तो मैं क्या करूँगा, दूसरे से सप्लाई दे दूँगा, इसको क्या करूँगा, मेंटेनेंस के लिए रख लूँगा। और जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रहेंगे तो कोई ख़राब हो जाता है या उसको रिमूव करना पड़ता है, कहीं दूसरे जगह ले जाना है, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर है वो अच्छा रहता है, आसान होता है, रिलायबिलिटी मिलती है, मेंटेनेंस ईजी होता है, आप उसका टाइमली मेंटेनेंस कर सकते हैं और
चीप भी होता है। देखो बड़ा ये डीसी ये हैवी भी होगा, इसको लाना ले जाना मुश्किल होगा, इसका प्राइस भी हाई होगा, इसको रखने के लिए भी बड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा। और पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो छोटे छोटे जनरेटर रहेंगे, ट्रांसपोर्ट भी ईजी है, आपको कभी निकालना हो तो निकाल सकते हो। फिर आपका अगर फ्लक्चुएटिंग लोड है तो उसके हिसाब से आपको जब भी लगाना हो लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों के कारण पे अपने को ज़रूरत पड़ती है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर करने की। ठीक है, ये तो हो गया नीट कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते क्यों हैं। अब ये देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शंट जनरेटर पर। तो ये एक शंट मशीन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक दूसरा शंट मशीन हो गया और यहाँ पर हमने कर दिया है लोड। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए पहले सिर्फ 2 ठो मशीन का एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा बहुत सारे जनरेटर्स पैरेलल्स में कैसे लगाए जाते हैं। एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए इस वाले को हम नाम दे देते हैं 1 नंबर, इस वाले को हम लोग नाम दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब आपको पैरेलल ऑपरेशन करना हो किसी भी मशीन का, चाहे वो जनरेटर्स हो या ट्रांसफार्मर, जब भी कभी हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो वोल्टेज अक्रॉस वो दोनों मशीन है, ठीक है, ये वोल्टेज और इसका वोल्टेज, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक वोल्टेज दोनों के क्रॉस में सेम नहीं रहेगा हम लोग दोनों मशीन को पैरेलल ऑपरेशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस मशीन के क्रॉस वोल्टेज सेम है। ठीक है, मैं थोड़ा और समझाने के लिए इसको ऐसा कर देता हूँ। ये पूरा एक मशीन हो गया अलग से, ठीक है, ये पूरा एक मशीन हो गया अलग से। ठीक है, अब ये देखो ये एक मशीन हो गया अलग से, ठीक है, ये एक मशीन हो गया। हमने इन दोनों को ऐसे नीचे जोड़ दिया और ये लोड है उससे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और ये वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम है, तो हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा के इसको चेक करेंगे। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा तो ये वोल्ट मीटर में 0 दिखाएगा क्योंकि दोनों साइड का वोल्टेज सेम है। तो जब वोल्टेज 0 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है वही इस मशीन के क्रॉस वोल्टेज है, वही इस मशीन के क्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, ऐसा करने का ज़रूरत अपने को पड़ता है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन करेंगे और जब अपने को 2 मशीन को पैरेलल ऑपरेशन में जोड़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के 0 होने का, ठीक है, फॉर कनेक्शन मेक V इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी अपने को क्या करना होगा, 2 मशीन को जोड़ना होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को 0 करेंगे। और जब किसी एक मशीन को निकालना होगा, ठीक है, फॉर रिमूविंग मेक, जिस भी मशीन को अपने को इस पैरेलल ऑपरेशन से रिमूव करना है, उसमें जो एम्पियर मीटर है, जो उसमें करंट आ रहा है, उसको अपने को क्या करेंगे, 0। जिसको रिमूव करना है, जिसको रिमूव करना है, ठीक है, जिस मशीन को रिमूव करना है उसमें जो करंट आ रही है उसको क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे अपने पास ये सप्लाई, ये लोड है, तो ये लोड क्या हो सकता है, किसी गांव का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी सब स्टेशन पे जो लोड है वो हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हम लोग एक इससे सप्लाई दे रहे थे, मान लीजिए ये एक डीसी जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर नंबर 2 जो इसको लोड को सप्लाई दे रहा है। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि इसका मेंटेनेंस का टाइम आ गया, जो जनरेटर नंबर 2 था उसका मेंटेनेंस का टाइम आ गया, ठीक है, तो इसको मेंटेन करना है, इसको मेंटेनेंस के लिए काम करना है इस पर, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको बंद करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या किए, एक दूसरा जनरेटर लेकर आया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया 1 नंबर। अब ये 1 नंबर जनरेटर को इसके साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो 1 नंबर जनरेटर को इसके साथ में कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर लिए, ये यहाँ पर स्विच था, ठीक है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अब क्या था, जो ये लोड शेयर कर रहा था वो अब इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, बराबर बराबर शेयर किया जाएगा, ठीक है। अब अपने को इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले में जो करंट आ रही है, ठीक है, इस करंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जब इसमें आने वाला करंट जो है वो 0 हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किट से निकाल लेंगे और फिर इसका मेंटेनेंस कर लेंगे। अभी तो मैंने चित्र में सिर्फ आपको 2 ठो को पैरेलल ऑपरेशन करके बताया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में जो रहता है, जो अपने को फीडिंग मिलती है, वो बहुत सारे जो जनरेटर रहते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बस बार की, ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कॉपर्स के वायर्स होते हैं जिसको बस बार बोलते हैं, कॉपर वायर होता है जिसको बोलते हैं क्या, बस बार, ठीक है। तो हम लोग इसी से कनेक्ट करते हैं। ये जो नेगेटिव वाला है ये समझ लीजिए इधर कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला ऐसा कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये जनरेटर 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसी और भी नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं आ रही है, ये जो करंट है ना इसमें कुछ नहीं है, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये लोड शेयर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग, ठीक है। ये बस बार से तो कनेक्टेड है लेकिन ये कोई भी सप्लाई को बियर नहीं कर रहा है, किसी भी लोड को कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोटिंग जनरेटर, जो बस बार पे क्या कर रहा है, सिर्फ फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसको चालू कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे सिंपल सा आपको चित्र बना के बता दिया है, अब थोड़ा ये देखते हैं कि एक्चुअल में इसको चालू कैसे करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ना स्विच वगैरह इस पर लगाता हूँ, कनेक्शंस लगाता हूँ। तो मान लीजिए एक जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, ये 1 नंबर डाल कर रख दी 2, और 2 को हम लोग लाए हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, 2 को लाए हैं कनेक्ट करने के लिए, 2 is to be connected,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का जो रोटर है इसको अपन लोग क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। जब 2 का रोटर रोटेट करने लग जाएगा तब हम 2 के फील्ड सप्लाई को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझाने के लिए ना मैं थोड़ा एक नया चित्र बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखिए अभी मान लेते हैं कि ये एक जनरेटर G1 है और दूसरा जनरेटर क्या है, G2 है। अब हम लोग को इसको पैरेलली कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, इस वाले MCB 1 को दबाएंगे और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा कनेक्ट हो गया। अभी ये जो G1 है वो इस लोड को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब इस G2 को हमको क्या करना है, इस वाले पाथ में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ये जनरेटर है, जनरेटर हमको सप्लाई देता है। कैसे सप्लाई देता है, इसके रोटर को घुमाया जाता है। तो इसके रोटर को घुमा के हम लोग ना एक स्पीड लेके आएंगे। ठीक है, जब ये ठीक ठाक स्पीड पकड़ लेगा फिर अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले स्विच को क्लोज कर देंगे, स्विच A को, और फिर अपन उसके फील्ड को क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद जब ये सप्लाई देने लग जाएगा फिर हम लोग इस वाले MCB 2 को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद में जब इसका वोल्टेज इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा और इसका वोल्टेज तो इसके बराबर है, इससे कनेक्टेड है, तो जब इसका वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसको रोटेट कराने के बाद, फील्ड को सप्लाई देने के बाद में जब इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले MCB को वो कर देंगे, ऑन करेंगे और फिर इसको अपन लोग ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला जो है उसको क्या करने लगेगा, इस वाले लोड को सप्लाई देने लगेगा। इसका अगर आप लोग बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है, ट्रेन्स जो चलती हैं वो बहुत अच्छे से इसी वाले सिस्टम पे काम करती हैं। होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि काम कैसे करता है। ये कोई एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, चौथा सेक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ट्रेन काम कर रहा है।
ठीक है। तो इस वाले को किसी सब स्टेशन से सप्लाई मिल रहा है, सब स्टेशन 1, ठीक है। इस वाले में हो सकता है कोई दूसरा ट्रेन हो, तो इस वाले को किसी और सब स्टेशन 2 से सप्लाई मिल रहा होगा, ठीक है। इस वाले को किसी और सब स्टेशन 3 से सप्लाई मिल रहा होगा, ठीक है। ये बीच बीच में जो है ना एक न्यूट्रल सेक्शन बना देते हैं ताकि ये जो दोनों सप्लाई है दूसरे जगह की वो एक दूसरे से वो ना हो, मिसमैच ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ एक और नई ट्रेन आ गई, ठीक है, एक नया गाड़ी आ गया, तो अभी क्या है, लोड बढ़ेगा इस वाले सिस्टम पे। मान लीजिए खाली सब सिस्टम 1 देता, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता इस वाले सब स्टेशन पे भार बढ़ते जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब स्टेशन रखते हैं कि किसी एक सब स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। जब वो इस वाले रेंज यहाँ बस तक ऑपरेट करेगा तो ये लोड जो रहेगा इस सब स्टेशन पर रहेगा, फिर जब वो यहाँ आ जाएगा तो ये लोड ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस वाले सब स्टेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बार है, ये जो इस पे हमेशा अपने को इसको इसीलिए जो ओवरहेड लाइन्स रहते हैं हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट बस बार, क्योंकि अलग अलग सब स्टेशन से उसको बिजली मिल रही है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड जनरेटर में यही चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड जनरेटर या सीरीज जनरेटर में भी ये करते हैं। कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ये एक कंपाउंड जनरेटर बना लेते हैं हम। ये देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये है जनरेटर ए है, ये जनरेटर बी है, ठीक है। तो जब हमने ऐसा जोड़ा हुआ है, एक करंट इसमें से आ रही है, एक करंट इसमें से आ रही है, मान लीजिए ये I1 है, इसको हमने नाम दे दिया I2, तो यहाँ आ रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। अभी होता क्या है, जब मान लीजिए अभी तो ये क्या है, इनका वोल्टेज, इसका वोल्टेज क्या है, सेम है। अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर ये जो करंट यहाँ से निकल रही थी और यहाँ से निकल रही थी, अब ये करंट क्या है, इसमें देने लग जाएगा और ये इसमें देने लग जाएगा। तो धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अभी तो क्या है, दोनों के दोनों जब एक साथ चलेंगे, जिसका जैसे ये E1 बराबर E2 बराबर E है, ठीक है। तो जो टोटल IL है, लोड है, ये पहला है, दूसरा I लोड इज़ I1 प्लस I2, ठीक है। मान लीजिए क्या हो गया, E1 हो गया ग्रेटर देन E2, ठीक है। सो E1 विल सप्लाई टू E2 एज वेल एज लोड, ठीक है। ये है ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, E1 बराबर E2 बराबर E है, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं E1, ये है E1, ये हो गया E2, ठीक है, और ये हो गया E। तो तीनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जो लोड करंट है दोनों को बराबर, शेयर्ड करंट है, दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं, इस लोड को दोनों बराबर बराबर बियर किए हुए हैं। लेकिन अगर कभी E1 ज़्यादा हो गया E2 से, ठीक है, अभी उससे पहले क्या हो रहा था, जो I1 था वही बराबर था I2 के, और I1 प्लस I2 इधर जा रहा था। अब क्या हो जाएगा, जब ये वाला वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये I1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर वो इधर भी सप्लाई देने लगेगा और इधर भी सप्लाई देने लगेगा। फिर धीरे धीरे जो है क्या होता जाएगा, जो ये है बड़ा होता जाएगा
और ये धीरे धीरे पूरे लोड पे कब्जा कर लेगा, मतलब इस पूरे लोड को यही सप्लाई देने लगेगा और ये काम करने लगेगा लोड की तरह। तो जब ये अगर कैपेबल होगा इस पूरे लोड को सप्लाई देने को तब तो दे पाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं इक्वलाइजर कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ पास हम लोग एक क्या कर दिए, कनेक्शन जोड़ दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर कनेक्शन। ठीक है, अभी होता क्या है, इससे क्या है, मान लीजिए इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो जो करंट है कहाँ जाने लगेगा, इसी वाले पाथ को फॉलो करने लगेगा, करंट यही घूमने लगेगा। इस पर हम लोग एक तो मान लीजिए एमीटर लगा देते हैं, तो अपने को जब दोनों में वोल्टेज राइज सेम रहेगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये वाला पहला वाला जो कंडीशन है वो फॉलो होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक में यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो इसके जो इंड्यूस वोल्टेज है उससे ज़्यादा है। तो जब अपने को पता चलेगा कि फिर इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अपन देख लेंगे एमीटर में करंट आ रहा है, मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा करंट हो रहा है, इसमें कम करंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसके फील्ड को सेट करके जो इसमें वोल्टेज का राइज है उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, ताकि जो दोनों जनरेटर पैरेलल में लगे हुए हैं वो लोड को इक्वली शेयर करें। ठीक है, अब ये हमने पैरेलल ऑपरेशन देख लिया। जो कंपाउंड जनरेटर का बात है ये सीरीज में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए खाली ये वो रहता, क्या बोलते हैं, कंपाउंड नहीं रह के सिर्फ सीरीज जनरेटर रहता। ठीक है, तो इसको मिटा देते, इसको मिटा देते। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता कंपाउंड का जगह पे क्या हो जाता है, ये सीरीज जनरेटर हो जाता है। तो सीरीज जनरेटर में भी क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं किसका, इक्वलाइजर कनेक्शन का। ठीक है, इक्वलाइजर कनेक्शन करता क्या है, किसी एक में वोल्टेज राइज को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि हमको पता चलता जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से उसको वोल्टेज को ऑपरेटर क्या करते जाता है, कम और ज़्यादा करते जाता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना सीखेंगे डीसी मशीन से रिलेटेड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, कुछ कर्व्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, आपको देख के पहचानना होता है ये किसका है, तो आपको उसको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 5 ग्राफ होते हैं जो बताऊंगा, मैं आपको 2 मशीनों के लिए ड्रॉ करके बताऊंगा, बाकी का आपको खुद ड्रॉ करने का कोशिश करना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए तो उसको पहचान सकें। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे। ई वर्सेस आई, ई और आई के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, फाई वर्सेस आई ए, फाई और आई के बीच में ग्राफ, टॉर्क और आई ए के बीच में ग्राफ, और ओमेगा और आई ए के बीच में ग्राफ। ठीक है, और 5वां है ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क। तो इन 5 चीज़ों का ग्राफ आपको ड्रॉ करके देखना है। मैं सबसे पहले एक मोटर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। मैं इसके लिए आपको ड्रॉ करके बताऊंगा और फिर सीरीज मोटर के लिए ड्रॉ करके बताऊंगा। आपको कोशिश करनी है कि आप बाकी के लिए अपने से खुद से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बना रहा हूँ, ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बना रहा हूँ, दिस इज ए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसको सप्लाई दे रहा है, ये इसका एक्साइटेशन है, ये जो भी वोल्टेज रहेगा ये हो गया। ठीक,
सबसे पहले जो अपने को इस पर ड्रॉ करना है वो क्या है, जो पहला ग्राफ होगा, पहला ग्राफ क्या है, ए वर्सेस आई ए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये ए है, यहाँ पास आर ए होगा और इसमें जो आएगा वो क्या होगा, आई ए होगा। तो हम लोग इसके लिए रिलेशन क्या लिख सकते हैं, वी माइनस आई ए आर इज ई ए। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हो गया आई ए, ठीक है, ये हो गया ई ए। तो ये ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही इक्वेशन ये बन रहा है। तो हम लोग ये क्या कर लेंगे, ठीक है, आई ए को जीरो करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, v। ठीक है, और इसका स्लोप निगेटिव में है इसलिए नीचे बनाया हुआ हूँ, स्लोप क्या हो जाएगा, आर ए। ठीक है, आर ए को और कम करते जाएंगे तो वो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हमने ई ए वर्सेस आई ए का एक ग्राफ बनाना सीख लिया। ठीक है, इसमें आई ए जब जीरो होगा तब अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ई ए का, कितना मिलेगा, वी के बराबर में। जैसे जैसे आई ए बढ़ते जाएगा ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा और नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं फाई वर्सेस आई ए का। देखो फाई के लिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि फाई इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ आई एफ। ये फील्ड करंट का फंक्शन है और इन ए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर आई ए और फील्ड करंट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई और ये हो गया आई ए, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि फाई इज़ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट ओनली, और फील्ड करंट और आर्मेचर करंट का सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, एन एफ पे, नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पर अपन ने दिए हुआ है। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट। हाँ, अगर मैं आई एफ को कम करते जाऊँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आई एफ को कम करते जाऊँगा वैसे वैसे ही मेरे को नीचे आते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ कर लिए। तीसरा अपने को ड्रॉ करना है। तीसरा ड्रॉ करने के लिए, हाँ, तीसरा अपने को ड्रॉ करना है, तीसरा है टॉर्क वर्सेस आई ए। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, T इज इक्वल्स टू के फाई आई ए। इस वाले इक्वेशन से देखेंगे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, अभी आई ए जब जीरो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से ये चालू होगा ऐसे, ये टॉर्क है। ठीक है, ये एक लीनियर रिलेशन है, जैसे जैसे आई ए बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना सीखना है। पहले आपको रिलेशन देखना है और फिर उस रिलेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आपको सीखना है। ये मैंने अभी 3 बना दिया, बाकी 2 बनाता हूँ, उसके लिए बाकी को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप रहेगा ये क्या रहेगा, के फाई रहेगा। ये हो गया y इज इक्वल्स टू, ये जो काइंड है y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये जो होगा ये स्लोप हो जाएगा क्योंकि ये तो x एक्सिस पे है। ठीक है, स्लोप हो गया के फाई। अगर आप अलग अलग करोगे तो इसको के फाई 2 के फाई 3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है,
अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। अगला है ओमेगा एम वर्सेस आई ए। तो हमको ओमेगा एम और आई ए का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ई इज़ वी माइनस आई ए आर ए, और ई के लिए एक चीज़ और जानते हैं, के फाई ओमेगा एम इज़ वी माइनस आई ए आर ए। ई को हमने के फाई ओमेगा एम लिख दिया, यहाँ से ओमेगा एम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन के फाई माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। ठीक है, अभी हमको आई ए के साथ में देखना है, तो यहाँ आर ए रख लेते हैं, यहाँ आई ए रख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको देखें तो फिर से ये ऐसा इक्वेशन बन जा रहा है, y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब आई ए को जीरो रखेंगे क्या होगा, वी अपॉन के फाई, ये हो जाएगा वी अपॉन के फाई। ठीक है, इधर ओमेगा एम है, इधर आई ए है, इस वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, चूँकि नीचे तो बना ही लिया है, के फाई। ठीक है, तो चौथे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मैंने ओमेगा एम वर्सेस आई ए आपको बना के बता दिया है। पाँचवें नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पाँचवा नंबर क्या है, ओमेगा एम वर्सेस टी। ओमेगा एम और टॉ के बीच में हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। ए को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग के फाई ओमेगा एम में, वी तो वी है, आई ए के लिए भी इक्वेशन हम लोग जानते हैं, ये इक्वेशन से टी इज इक्वल्स टू के फाई आई ए। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आई ए की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं। आई ए बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन के फाई, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टी अपॉन के फाई रख दिया, यहाँ पर आर ए है। ठीक है, इसको थोड़ा ये लिख देते हैं कि ये यहाँ पर से आई ए की वैल्यू जो अपन रख रहे हैं टी अपॉन के फाई हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा एम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन के फाई माइनस टी अपॉन के फाई का स्क्वायर इंटू आर ए। अपने को रिलेशन मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस आर ए को यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर टी को लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से अपने को ये इसी टाइप का इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स। इसके लिए भी अपन लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर ओमेगा एम, इधर है टॉर्क, ये हो जाएगा v अपॉन के फाई, और इसका जो स्लोप है वो होगा आर ए अपॉन के फाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए आपको 5 तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, 5 डिफरेंट ग्राफ्स बना के बताए हुए हैं, जिसमें ओमेगा एम और आई ए के बीच का ग्राफ है, ओमेगा एम वर्सेस टी के बीच का ग्राफ है, ए वर्सेस आई ए के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए बताया हुआ है, अब मैं आपको सीरीज़ मोटर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको शंट मोटर के लिए और बाकी मोटरों के लिए खुद ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से अगले क्लास में पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों और कैसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ मोटर के लिए। ठीक है,
सीरीज़ मोटर। तो सबसे पहले एक सीरीज़ मोटर बना लीजिए। सीरीज़ मोटर का मतलब जिसमें फील्ड वाइंडिंग उसके साथ में सीरीज़ में लगा हुआ है। तो ये हो गया ISE, इसमें जो करंट आएगा वो हो गया ISE, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया E, इधर हो गया RA, और इसमें जो करंट आ रहा है वही IA है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो खींचना है E वर्सेस IA। E के हम लोग जानते हैं E क्या होगा, V माइनस IA RA E। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। V RA इसका क्या रहेगा, वो रहेगा। इधर क्या हो गया IA, ऐसा जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इसका क्या होता जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और नीचे की ओर आते जाएगा। इसको बोलते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। थोड़ा सा और वो कर लेंगे, ये सीरीज़ का रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेंगे, RA प्लस RSE। तो ये हो जाएगा RA प्लस RSE, ठीक है। दूसरा हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरा किसके किसके बीच में खींचना है अपने को, दूसरा अपने को खींचना है phi वर्सेस IA, ठीक है। तो मैं आपको बताया था phi इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ NF और IF। अभी देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो करंट आ रहा है ISE में या सीरीज कॉइल में या फील्ड कॉइल में, वही क्या है यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अफेक्ट पड़ेगा इसका। तो देखो क्या है, शुरू में फाई जो है, जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे, IA बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, फाई बढ़ेगा। तो फाई का दो चीज़ होगा, इन दोनों को मैं यहाँ लिखता हूँ। इनिशियली ये इसके प्रोपोर्शनल होगा IA के, जितना हम लोग IA बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, और थोड़े समय बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब कांस्टेंट हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, ये IA के बढ़ने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन, ठीक है। क्योंकि फाई जो है फाई रेटेड तक ही बढ़ सकता है, उससे आगे पास बढ़ेगा नहीं। तो अब इसको बनाएंगे। शुरू में तो क्या है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, और फिर बाद में क्या है उसके शुरू में प्रोपोर्शनल होने के कहाँ पे, यहाँ पर हमने लिख दिया IA, इधर लिख दिया फाई, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर फाई क्या है, प्रोपोर्शनल है IA के। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा लिख देते हैं, फाई सैचुरेटेड, ठीक है। ये क्या हो गया, सैचुरेटेड, ठीक है। तो शुरू में प्रोपोर्शनल होने की वजह से तो ऐसा होगा, और जैसे इसका सैचुरेशन का लेवल ख़त्म होगा, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, फाई सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप IA कितना भी बढ़ाओ, इसकी जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, फाई सैचुरेटेड पे जमा हो जाएगी। फाई सैचुरेटेड से ज़्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बना लिया, फाई वर्सेस IA। सीरीज़ मोटर में इस बात को स्पेशली ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे, शुरू में तो क्या होगा, फाई करंट के साथ में बढ़ेगा, और उसके बाद फाई क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और सैचुरेटेड कंडीशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो शुरू जो है ये लीनियर मोमेंटम रहेगा, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आके सैचुरेट हो जाएगा, और अपने को ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगला ग्राफ बनाते हैं। तीसरा है, हाँ तीसरा आ रहा है, T और IA के बीच में है। तो T बराबर हम लोग जानते हैं K फाई IA। अब देखिए यहाँ पर फाई जो है वो भी क्या है, शुरू में प्रोपोर्शनल है I के, और फाई बाद में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर फाई IA,
तो क्या होगा के फाई। अब ये आई ए है, ठीक है, तो शुरू में ये आई ए का प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा शुरू में, तो एक बार ये हो जाएगा आई का स्क्वायर के बराबर होगा। अभी इसको मैं तोड़ रहा हूँ दो भाग में, और एक बार क्या होगा, ये हो जाएगा के फाई क्या हो गया कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा के इंटू आई ए, बिकॉज यहाँ फाई क्या हो जाएगा, फाई सैचुरेटेड, जो कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरू में क्या मिलेगा आपको, ये इनिशियल में आपको क्या मिलेगा, के इंटू आई ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फाई प्रोपोर्शनल था आई ए के। ठीक है, और बाद में क्या हो गया, फाई कांस्टेंट हो गया, तो क्या मिल गया ये। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो शुरू में क्या मिल रहा है, आई ए का स्क्वायर, इधर आई ए है और इधर टॉर्क है, तो आप जान रहे हैं वो ऐसा मिलता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो गया उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, ये वो उस समय है जब t इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, और ये उस समय है जब t इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक है, तो टॉर्क का हमको ये मिल गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा और वो कर दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ। इस वाला एरिया में क्या हो चुका है, सेचुरेशन हो चुका है, और उससे जो पहले का ये एरिया है, इधर वाला एरिया क्या है, अनसेचुरेटेड एरिया है। ठीक है, जब अनसेचुरेटेड था तो फाई प्रोपोर्शनल था आई ए के, और सेचुरेटेड एरिया में क्या है, फाई सेचुरेटेड है, जो कि क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमने टॉर्क और आई ए के बीच में ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में के फाई इंटू आई ए है, टी का तो फार्मूला ही है। अब ये जो फाई है वो सीरीज़ वाले मशीन में क्या है, पहले तो उसके साथ में बढ़ेगा आई के साथ में, और बाद में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कब कांस्टेंट हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों को ले लिया है। पहले जब फाई प्रोपोर्शनल होगा आई का, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बाद में जब ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो के इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि फाई क्या हो गया, फाई सैचुरेटेड, जो कि कांस्टेंट है। तो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। जो काले कलर वाला है वो क्या है, आपका ग्राफ है। ठीक है, तो पहले ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे ये ग्राफ बन गया। अभी हम लोग दो और ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे ओमेगा एम वर्सेस आई ए, और फिर ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क। मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा ये। ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क, तो हम लोग ये जान रहे हैं E इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। ई के जगह रखेंगे के फाई ओमेगा एम, वी माइनस आई ए के जगह रखेंगे टी अपॉन के फाई, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं टी इज़ के फाई आई ए। यहाँ से हम लोग आई ए का वैल्यू इधर रखते हैं, टी अपॉन के फाई इंटू आर ए हो जाएगा। ओमेगा एम इज़ वी अपॉन के फाई माइनस टी अपॉन के फाई का स्क्वायर। यहाँ टी की जगह पे आर ए लिख लो, यहाँ पर टी रख लो। ठीक है, हाँ, ओमेगा एम और टॉर्क के बीच में, तो यहाँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क तो सही आ जाएगा। ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते जाएंगे, है ना। यहाँ पर हमने RSE को भी ऐड किया हुआ है, तो आप इधर RSE को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी RSE को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी RSE को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अब जो फाई है इसका दो चीज़ होगा, फाई कहीं पर प्रोपोर्शनल होगा IA के, और फाई कहीं पर होगा क्या, फाई हो जाएगा फाई कांस्टेंट, जो कि होगा फाई सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और इजी करते हैं ड्रॉ करने से पहले, ठीक है। V/K फाई है, फाई जहाँ प्रोपोर्शनल है वहाँ पर हम लोग इसको फाई इज इक्वल्स टू K इंटू IA लिख देते हैं, ठीक है। ये तो ओमेगा m है, ये भी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये K इंटू IA, ठीक है, माइनस ये हो गया RA प्लस RSE इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा K, तो पहले से ही है, इसको हम लोग K1 कर लेते हैं, K1 K इंटू K1, और ये हो गया IA का स्क्वायर इंटू टॉर्क, ठीक है। और हम लोग जानते हैं IA की जगह पे अपन फिर से रख सकते हैं क्या, T, तो यहाँ पर से अपन लोग जानते हैं T इज़ K फाई IA अपने पास पहले से है, तो इस वाले फाई की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, K1 इंटू IA रख रहे हैं, ठीक है, इधर फाई पे, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू K1, और क्या हो जाएगा ये IA का स्क्वायर, सो IA बराबर क्या हो जाएगा, T अपॉन अंडर रूट T अपॉन K इंटू K1, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा बदला जाएगा, अब ओमेगा m बराबर हो जाएगा यहाँ पर IA है, IA की जगह पे ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा V इंटू अंडर रूट में K इंटू K1, ये इधर नीचे आ जाएगा T माइनस RA प्लस RSE, और यहाँ पर के स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा K इंटू KSE इंटू T, K इंटू K1 IA T अपॉन IA का स्क्वायर T अपॉन K इंटू K1, ठीक है, इंटू T। और एक दूसरा इक्वेशन इधर ये बन जाएगा, जहाँ पास फाई इज फाई सैचुरेटेड, ओमेगा m इज V अपॉन K फाई सैचुरेटेड माइनस RA प्लस RSE अपॉन K फाई सैचुरेटेड का स्क्वायर इंटू टॉर्क। तो देखिए अब हम लोग के पास में यहाँ पास दो इक्वेशन बन गया है, ठीक है। एक इक्वेशन ये वाला है, एक इक्वेशन ये वाला है, और ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड रीजन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड रीजन, और ये है आपका सैचुरेटेड रीजन। तो ये अनसैचुरेटेड रीजन वाला जो है, ठीक है, और सैचुरेटेड रीजन जो है
ठीक है। ये दोनों को बना के जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है। सबसे जो पहले वाला है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसके बाद फिर ये अनसैचुरेटेड रीजन का है। ठीक है, अनसैचुरेटेड रीजन। और फिर सैचुरेटेड रीजन में आने के बाद में ये इसका स्लोप ये हो जाता है RA प्लस RSE अपॉन K5 इसका स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालना आना चाहिए। और रिलेशन में कहाँ पर किस चीज़ की डिपेंडेंसी है वो आनी चाहिए। देखो यहाँ तक हम लोग निकाल लिए ओमेगा एम इज इक्वल्स टू K5। फाइव की जगह पे अपन ने क्या कर दिया, IA रख दिया। ठीक है, यहाँ भी IA रख दिया, यहाँ पास IA का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि फाई जो है ये क्या है, डिपेंड कर रहा है अभी इस पर, क्योंकि ये सीरीज मशीन है तो IA पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पास फाई था, वहाँ पास हमने IA रख दिया, ये K5 IA हुआ। अब ये देखिए T K5 IA तो हमने रखा हुआ है। अब फाई जो है वो खुद भी IA पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने वहाँ क्या कर दिया K1 इंटू IA, तो क्या हो गया K इंटू K1 इंटू IA। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम लोग ना ये SE कर देते हैं। अच्छा K1 रखो KSE रखो। अब ये क्या हो गया T इज इक्वल्स टू K1 इंटू IA का स्क्वायर। अभी IA लेंगे तो क्या हो जाएगा T अपॉन K1 और पूरे में क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो यहाँ पास V अपॉन K1 यहाँ पास IA है, तो IA के लिए क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पास इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पास रखेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पास रख देंगे। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ पास इस वाले इक्वेशन पे भी वैल्यू को रखेंगे IA का स्क्वायर को। तो IA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा T अपॉन K1 यहाँ पास। ठीक है, तो ओके, यहाँ पास T बचेगा नहीं। K1 है, यहाँ पास K1 हो गया। IA स्क्वायर यहाँ T इंटू T अपॉन K1 करेंगे तो ये K1 इससे कट जाएगा, ये टॉर्क इससे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास IA बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, जो भी रिलेशन आएगा यहाँ पास से ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास अंडर रूट के फॉर्म में है। ठीक है, और फिर सैचुरेटेड रीजन में अपने को मिलेगा RA प्लस RSE अपॉन K5 सैचुरेशन का स्क्वायर इंटू T। तो ये वाला है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये किसके किसके बीच में है, ओमेगा एम और टॉर्क के बीच में है। आप लोग इसका रिलेशन निकालना सीखें और रिलेशन निकालने के बाद में ऐसा ग्राफ बनाना सीखें तो आपसे बन जाएगा। अभी और ये थोड़ा सा ड्रॉ कर करके आप खुद देखेंगे। जब तक आप खुद ड्रॉ कर करके देखेंगे नहीं ग्राफ को, आपको ग्राफ में थोड़ा सा क्लियरिटी लाने में दिक्कत होगा। तो आप खुद ग्राफ को ड्रॉ कर करके देखें। अब हम लोग ओमेगा एम और IA के बीच में खींचेंगे। ओमेगा एम वर्सेस IA।
हम लोग जान रहे हैं E इज इक्वल्स टू वी माइनस आइए आ रहे E इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम इज इक्वल्स टू वी माइनस आइए आ रहे ओमेगा एम इज वी अपॉन के फाई माइनस आर ए प्लस आर एस सी यहाँ लिख के चलो, आर ए प्लस आर एस सी यहाँ पर भी लिख के चलो, ए प्लस आर एस सी, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर आएगा के फाई इंटू आई ए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं दो रीजन में पहले ही लिख देता हूँ। अनसैचुरेटेड रीजन यहाँ पर क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल होगा आई ए के। सैचुरेटेड रीजन क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई सैचुरेटेड, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को पहले मैं लिखता हूँ, ओमेगा एम इज़ वी अपॉन के फाई, ये आई ए के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर के, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ के वन इंटू आई ए, तो यहाँ पर आ जाएगा आई ए माइनस आर ए प्लस आर एस सी, यहाँ पर के इंटू फाई है, यहाँ पर के वन इंटू आई ए लिखता हूँ, ये आई ए इस आई ए से कट जाएगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड रीजन की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा एम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, वी अपॉन के इंटू आई ए माइनस आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के इंटू के वन को के इंटू के वन ही रहने देते हैं। ये एक इक्वेशन हो गया हमारे लिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा अपने पास, ओमेगा एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन के फाई सैचुरेटेड, ये फाई सैचुरेटेड हो गया, माइनस आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के, फाई के जगह पे क्या हो गया, फाई सैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड रीजन, इनटू क्या होगा आई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आर ए प्लस आर एस सी बहुत छोटा क्वांटिटी है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको ये समझें तो ओमेगा एम ऑलमोस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिल गया अपने को आई ए के, ठीक है। और यहाँ पर तो हम लोग जान रहे हैं कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स सी माइनस एम एक्स टाइप का अपने को मिला हुआ है, ठीक है। ये और ये इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे जब, तब हमको वही मिलेगा, एक ऐसा गिरता हुआ सा जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसमें जान रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन के फाई सैचुरेशन, इधर ओमेगा एम है, इधर आई ए है, और फिर ये इस टाइप का गिरेगा, ठीक है। इसका स्लोप होगा आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के फाई सैचुरेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है, आप लोग थोड़ा सा ग्राफ को बढ़िया से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको मैं डिवाइड भी कर देता हूँ दो रीजन में ताकि आपको पता चले, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इसको यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक का जो रीजन है ये है अनसैचुरेटेड रीजन, ठीक है। और इसके बाद जो ग्राफ मिल रहा है इधर क्या है, सैचुरेटेड रीजन है, ठीक है। जब भी ऐसा इन्वर्सल टाइप का वो आता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का अपने को मिलता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर भी देखे हैं, जिसमें मैंने आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का और सीरीज़ मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। बाकी मोटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग खुद से निकाल के देखेंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो मैं बताऊंगा, या फिर आगे और क्लास में टाइम रहेगा तो मैं आपको दूसरे का भी निकाल के बताऊंगा कि अपने को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।